आकाश आज बेहद खुश था। अपनी खूबसूरत सुनहरे रंग की शेरवानी और पगड़ी में जब आकाश ने अपने आप को आईने में देखा, तब उसे जितनी खुशी हो रही थी, कहीं ना कहीं वो उतना ही दुखी भी था। और दुखी हो भी क्यों ना, उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दिन पर आज उसका परिवार उसके साथ नहीं था। ये सब सोचकर जैसे ही आकाश की आंखें नम हुई, उसने खुद को संभाल लिया और खुद को आईने में देखते हुए बोला, आज ये इमोशंस क्यों आकाश? याद रख, तू ये सब कब का पीछे छोड़ आया है, तो अब इन इमोशंस को भी अपने अतीत में ही रहने देगा तो तेरे लिए बेहतर होगा। कियारा तेरा भविष्य है, सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दे। ये कहते हुए आकाश एक नकली मुस्कान के साथ अपने कमरे से बाहर निकलकर कियारा और उसके परिवार को लाने कियारा के घर की ओर निकल गया। थोड़ी देर बाद कियारा के घर पहुंचते ही वहां आकाश को कुछ अजीब सी खामोशी महसूस हुई, लेकिन आकाश ने उस खामोशी को इग्नोर करते हुए डोरबेल बजाई। तभी कियारा ने दुल्हन का लिबास पहने हुए दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही आकाश ने एक खूबसूरत दुल्हन बनी मुस्कुराती हुई कियारा के बदले रोती हुई कियारा को पाया। ये देखकर आकाश ने हैरानी से कहा, कियारा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? लेकिन जैसे ही आकाश ने कियारा से ये सवाल किया, कियारा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। कियारा को ऐसे रोते हुए देखकर आकाश घर के अंदर चला गया। आकाश के घर के अंदर जाते ही वहां मौजूद सबकी नजर आकाश पर पड़ी और घर का सन्नाटा देखकर आकाश भी चुपचाप जवाब की अपेक्षा में सबको देखने लगा। तभी हाथ में चाय का कप लिए झूलती हुई कुर्सी पर बैठी मालिनी देवी ने ताव भरी आवाज में कहा, आ गए जमाई राजा, लेकिन हाथ तो तुम्हारे बिल्कुल खाली हैं। न घोड़ा न बाराती, दुल्हन को ऐसे खाली हाथ ही लेने आ गए हो जमाई राजा। मालिनी देवी की ये बातें सुनकर आकाश को कुछ समझ नहीं आया। वो अपनी भौहें सिकोड़े हुए बोला, क्या मतलब है आपका मम्मी जी? तभी रूम के कोने में रखे सोफे पर बैठे हुए कियारा के भाई ने अपने मोबाइल पर गेम खेलते हुए मोबाइल से बिना अपनी नजरों को हटाए बोला, अरे जीजा जी, मम्मी की इतनी सिंपल बात आपको समझ नहीं आई? और मम्मी बताओ, आप मुझे हमेशा जीजा जी के जैसा बनने को कहती हो। आकाश को कुछ समझ नहीं आया। तभी वो मालिनी देवी और रौनक को देखते हुए बोला, कोई मुझे भी बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? रौनक, अगर ये तेरा कोई प्रैंक है तो जरा भी फनी नहीं है। जल्दी फोन को रख और मैरिज हॉल चल, वहाँ सब मेहमान आ चुके हैं। और ये कियारा को अब क्या हो गया? रो क्यों रही है वो? इतना बोलते हुए आकाश कियारा के कमरे की तरफ आगे बढ़ा ही था कि तभी मालिनी देवी जोर से चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, अगर तुम हमारी बेटी के रूम की तरफ भी गए तो पहले हमारे हाथ में 50 लाख रखो, फिर जो करना है करो। ये सुनते ही आकाश अपने बढ़ते हुए कदमों को पीछे खींचते हुए मालिनी देवी के बोले हुए शब्दों को समझने की कोशिश करने लगा। क्या? 50 लाख? 50 लाख मैं कहां से लाऊं? तभी रौनक आकाश को जवाब देते हुए बोला, इतनी बड़ी कंपनी है आपकी, वहां से लेकर आइए। आकाश ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कंपनी भले ही मैंने शुरू की है, मगर इन्वेस्टर्स से पूछे बिना मैं एक पैसा भी वहां से नहीं ले सकता। और वैसे भी मेरे पास जो था उसमें से मैंने कुछ नहीं छोड़ा इस शादी में खर्च करने में, तो अब ये 50 लाख किस चीज के? आकाश आगे कुछ भी बोल पाता इससे पहले ही कियारा अपने कमरे से बाहर आई और रोते हुए बोली, आकाश, तुम मम्मी को 50 लाख दे दो, वरना वो हमारी शादी नहीं होने देंगी। ये सुनकर आकाश बोला, तुम पहले रोना बंद करो और अपनी मम्मी को समझाओ कि अभी वक्त नहीं इन सब के लिए। तभी रौनक आकाश की बात को काटते हुए कियारा से बोला, ये तुम किससे शादी करने वाली हो बहना, जो किसी इन्वेस्टर को बिना पूछे अपनी जिंदगी के अहम दिन पर एक फैसला नहीं कर सकता? चुप रहो रौनक, जो चीज समझ में नहीं आती उसे बोला भी मत करो। आकाश ने झल्लाते हुए अपना एक हाथ रौनक की तरफ उठाते हुए बोला। ये सुनकर मालिनी देवी अपनी झूलती हुई कुर्सी को रोकते हुए बोली, जब औकात कम हो तब आवाज भी कम होनी चाहिए आकाश।
इतना कहकर मालिनी देवी वापस अपनी आवाज को धीमी करते हुए बोली, जब तक तुम हमारे हाथों में 50 लाख नहीं रखते तब तक मैं तुम्हें मेरी बेटी से शादी की अनुमति नहीं दे सकती। मालिनी देवी के इतना बोलते ही आकाश कियारा की तरफ देखकर बोला, ये सब बातें शादी के कुछ ही घंटों पहले क्यों कियारा? मैंने इस शादी पर ऑलरेडी बहुत खर्चा कर दिया है। कियारा रोई जा रही थी। तब आकाश ने उसके पास जाकर उसका हाथ थाम लिया और बोला, कियारा, हम 4 साल से साथ हैं। क्या कभी भी तुम पर मैंने कोई तकलीफ आने दी है? प्लीज अपनी मम्मी और भाई को समझाओ। तब कियारा अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, नहीं आकाश, वो सब मैं नहीं जानती। तुम्हें अभी ये सारी बातें समझनी होंगी। मेरे घर में मैं अकेली हूँ जो कुछ पैसे कमाती है। शादी के बाद मेरी बेचारी माँ और भाई कैसे जी पाएंगे? इसलिए जो ये पैसे मम्मी मांग रही हैं, वो उनके लिए सिर्फ सेफ्टी मनी है। ये सुनते ही आकाश के मुंह से हंसी निकल गई और वो बोला, सेफ्टी मनी? ये क्या होता है कियारा? और इतना कहकर आकाश रौनक की तरफ मुड़कर बोला, अगर मम्मी को अपने जीवन की चिंता है तो उनकी बात एकदम जायज है। अब तो रौनक भी बड़ा हो चुका है, काफी पढ़ा लिखा भी है। इनफैक्ट रौनक की कॉलेज फीस भी तो मैंने ही भरी है। रौनक अब घर का भार संभालने के लिए एकदम तैयार है और बाहर निकलकर काम भी कर सकता है। मैं उसे कहीं ना कहीं नौकरी पर रखवा सकता हूँ। और फिर आकाश थोड़ा ठहरते हुए बोला, कहीं और क्यों, मैं उसे अपनी कंपनी में ही नौकरी देने के लिए तैयार हूँ। आकाश की ये बातें सुनकर मालिनी देवी अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और जोर से बोलने लगी, हाय राम, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। कियारा, देखा तूने, तेरा होने वाला पति तेरे भाई को अपनी कंपनी में बस एक नौकर बनाकर रखना चाहता है। पढ़ने के लिए जो थोड़े बहुत पैसे मांगे थे उनको भी आज इसने गिनवा दिया। एक काम करते हैं कियारा, मैं भी तेरे घर के बर्तन धो दूंगी। तेरा भाई ऑफिस में और मैं घर में, तुम दोनों मियाँ बीवी की सेवा करेंगे। और इतना बोलते ही मालिनी देवी जमीन पर बैठकर रोने लगी। कियारा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आकाश की तरफ देखते हुए अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोली, आकाश, ये तुमने अभी जो भी कहा है, इससे पता चलता है कि मेरे परिवार के लिए तुम्हारी नजरों में क्या जगह है। और इतना कहकर कियारा अपनी माँ को चुप कराने लगी। तभी रौनक ने अपना मोबाइल फोन जोर से जमीन पर फेंक दिया और वो आकाश को उसके गिरेबान से पकड़कर बोला, समझते क्या हो तुम अपने आप को? मेरी बहन के साथ 4 साल जो करना था वो किया। अब जब एक छोटी सी कीमत मांग रहे हैं तो तुम मेरी माँ और मेरी बहन को खून के आंसू रुला रहे हो। तब आकाश अपने आप को रौनक के हाथों से छुड़ाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैं किसी को नौकर बनाने की बात नहीं कर रहा। इतना कहकर वो मालिनी देवी के पास गया और बोला, मम्मी, आपको 50 लाख रुपए चाहिए ना? मुझे 6 महीने का समय दे दीजिए। मैं आपके हाथों में 50 लाख रखने का वादा करता हूँ। पर अभी चलिए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और प्लीज आप रोना बंद कीजिए। इतना कहकर जैसे ही आकाश ने मालिनी देवी के आंसू पोंछने की कोशिश की, उसी वक्त रौनक ने पीछे से आकर आकाश को मुक्का मारा और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को छूने की? तभी आकाश वहीं पर गिर गया और उसकी पगड़ी खुलकर जमीन पर गिर गई। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आकाश अपने गुस्से को काबू में रखते हुए जैसे ही खड़ा हुआ कि तभी उसका फोन बजा। फोन की आवाज सुनकर उसने अपनी जेब से फोन निकालकर देखा तो चौंक गया। वो मन ही मन खुद से बोला, सिंह साहब, ये मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? और आज 6 साल बाद ऐसा क्या हुआ जो इन्हें मुझे फोन करने की जरूरत पड़ गई? सिंह साहब का नाम देखकर आकाश ने फोन काट दिया और वापस अपनी जेब में रखने लगा। तभी उसका फोन दोबारा बजने लगा और एक बार फिर सिंह साहब का नाम उसकी फोन स्क्रीन पर दिखाई दिया। लेकिन इस बार आकाश ने फोन को उठाकर अपने कानों पर लगाया पर बोला कुछ नहीं। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, छोटे सरकार, बड़े सरकार अब हमारे बीच नहीं रहे, आपको जल्दी से घर आना होगा। आकाश ने जैसे ही ये बात सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर कुछ पल रुकने के बाद वो बोला, मैं नहीं आ सकता, प्लीज मुझे अब फोन करके परेशान मत कीजिएगा। इतना कहकर आकाश फोन रखने ही वाला था कि तभी सिंह साहब ने कहा,
मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ छोटे सरकार, पर फोन रखने से पहले एक और बात सुन लीजिए। बड़े साहब ने जाने से पहले आपके अकाउंट में कुछ पैसे डलवाए हैं। मुझे पता है आपको कुछ नहीं चाहिए, पर वो पैसे आपके हक के हैं, उन्हें लेने से इनकार मत कीजिएगा। और आपको जल्दी से घर ले जाने के लिए हम वहाँ आ रहे हैं। और इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। फोन के कटते ही आकाश कुछ पलों के लिए कुछ नहीं बोला, बस अपना सर झुकाए वहीं खड़ा रहा। कुछ पल पहले आकाश के चेहरे पर झलक रही खुशी अब उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। तभी आकाश ने अपने आप को संभालते हुए अपने आंसुओं को पोंछा। आकाश को पता था कि अभी फोन पर बताई गई बात अगर सच है तो जो कीमत उसके अकाउंट में आई होगी वो कम नहीं होगी। बिना कुछ सोचे आकाश ने तुरंत अपने फोन से अपने बैंक के कस्टमर केयर को फोन लगाते हुए पूछा, हाय, मेरा नाम आकाश ओबरॉय है। मेरे अकाउंट में अभी अभी कुछ पैसे ट्रांसफर हुए होंगे, क्या आप बता सकती हैं कि वो रकम क्या है? जवाब देते हुए फोन के दूसरी तरफ से एक महिला ने कहा, सर, आपके अकाउंट में 20,000 रुपए हैं। जैसे ही उस महिला ने इतना कहा, आकाश ने गुस्से में फोन काट दिया और एक बार फिर अपनी शादी को बचाने के लिए मालिनी देवी से बात की। लेकिन मालिनी देवी अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। ये सब तमाशा देखकर आकाश तंग आकर घर के बाहर चला गया। उसको बाहर जाता देखकर कियारा भी उसके पीछे जाते हुए बोली, आकाश, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी छोटी सी रकम के लिए इतना सोचोगे। कियारा की ये बात सुनकर आकाश पीछे मुड़कर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, कियारा, 50 लाख कोई छोटी मोटी कीमत नहीं होती। तब तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कियारा बोली, हाँ आकाश, तुम्हारी बात गलत नहीं है। 50 लाख किसी आम आदमी के लिए छोटी सी कीमत नहीं होती, पर तुम तो कोई आम आदमी नहीं हो आकाश। तुम सिर्फ आकाश नहीं, आकाश ओबरॉय हो। और ये तो सबको पता है कि किसी भी ओबरॉय के लिए 50 लाख बहुत ही छोटी कीमत है। क्या मेरे परिवार के लिए और मुझे पाने के लिए इतनी छोटी सी कीमत नहीं दे सकते आकाश ओबरॉय? इतना कहकर कियारा ने आकाश से खुद को दूर किया और वापस अपने घर के अंदर जाने लगी। और थोड़ी दूर जाकर पीछे मुड़कर आकाश से बोली, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है आकाश, अब फैसला तुम्हें करना है। बस इतना याद रखना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। इतना कहकर कियारा घर के अंदर चली गई। कियारा की ये बातें सुनकर आकाश अपना सर पकड़ते हुए वहीं खड़ा रह गया। और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज को देखकर आकाश सिंह साहब की बातों को याद करते हुए घर के अंदर गया और दोबारा एक बार फिर बैंक में फोन लगाया। आकाश ने फोन को स्पीकर में लगाकर वापस उस कस्टमर केयर की महिला से पूछा, हाय, मैं आकाश ओबरॉय, क्या आप बता सकती हैं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? आकाश के इतना बोलते ही रौनक हंसते हुए बोला, अरे कोई मेरे भोले भाले जीजा जी को समझाओ कि बार बार अकाउंट चेक करने से पैसे डबल नहीं होते। रौनक की बात को अनदेखा करते हुए आकाश फिर से बोला, मैम प्लीज बताइए। तभी फोन के स्पीकर से वो महिला थोड़ी परेशान होते हुए बोली, सर, मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपए हैं। उस महिला के इतना कहते ही रौनक बोला, बहना, तुम किस गरीब से शादी करने चली थी? तभी आकाश के फोन के स्पीकर से फिर से उसी महिला की आवाज आई, पर इस बार उसकी आवाज कुछ हैरान कर देने वाली लग रही थी। उसने कहा, 1 मिनट सर, आपके अकाउंट में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, प्लीज मुझे देखने के लिए 2 मिनट दीजिए। और इतना कहकर वो महिला आकाश का कॉल होल्ड पर रखकर चेक करने लगी। जिस आकाश के माथे पर थोड़ी देर पहले तनाव की लकीरें बनी हुई थी, अब वो बिल्कुल चिंता मुक्त था। तभी कुछ ही पलों में वो महिला वापस कॉल पर आई और आकाश से माफी मांगते हुए बोली, जी सर, आपके अकाउंट की दोबारा जांच की गई है। कुछ वजह से मैं आपको अपने बैंक मैनेजर से बात करने के लिए उनके कैबिन में अपने फोन को ट्रांसफर कर रही हूँ। इतना कहकर उस महिला ने फोन को मैनेजर के फोन पर ट्रांसफर कर दिया। थोड़ी ही देर बाद स्पीकर से बैंक के मैनेजर की आवाज आई और उस मैनेजर की बातों को सुनकर कियारा, रौनक और मालिनी देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या कहा बैंक मैनेजर ने, जिसे सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग दंग रह गए। जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के साथ सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। आकाश के फोन से आ रहे
बैंक मैनेजर की आवाज को सुनकर कियारा के घर में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। उस चुप्पी को तोड़ते हुए आकाश के फोन से एक बार दोबारा बैंक मैनेजर की आवाज आई और उसने कहा, जी हेलो आकाश सर, आपने सुना ना, आपके अकाउंट में अब टोटल 70 करोड़ रुपए हैं। आकाश बैंक मैनेजर को जवाब देते हुए बोला, जी मैनेजर साहब, मैंने सुना, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। आकाश ने बैंक मैनेजर को शुक्रिया बोलते ही फोन काट दिया। स्तब्ध कियारा अपनी जगह से बिना हिले डुले ही वहीं खड़ी होकर आकाश से पूछती है, आकाश क्या उस बैंक मैनेजर ने 70 करोड़ रुपए बोला? मगर ये कैसे हो सकता है? कियारा कुछ और बोल पाती उससे पहले ही उसकी बात को काटते हुए मालिनी देवी अचानक अपनी जगह पर तेजी से उठकर खड़ी हो गई और आकाश की तरफ जाते हुए चापलूसी भरी आवाज में बोली, अगर मगर कैसे हुआ, कब हुआ, इन सब सवालों को गोली मारो। मेरे जमाई के लिए इतने पैसे इकट्ठे करना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है कियारा। तूने देखा आकाश ने कैसे हमारी एक मांग पर इतने सारे पैसों का इंतजाम कर लिया। मैं तो पहले से ही कहती थी, जमाई हो तो आकाश जैसा। जमाई नहीं, आकाश तो मेरा बेटा है, पहले आकाश और फिर रौनक। इतना कहकर मालिनी देवी तुरंत आकाश के बगल में खड़ी हो गई और रौनक को डांटते हुए बोली, अब तू क्या वहाँ खड़ा है? अपने जीजाजी को कुर्सी दे बैठने के लिए, और देख उनकी पगड़ी वहाँ नीचे खुली पड़ी है। चल उसे जल्दी उठाकर मुझे दे। आज तो मैं खुद अपने कोहिनूर जैसे जमाई को अपने हाथों से सजाऊंगी। ये बोलते हुए मालिनी देवी आकाश के माथे पर हाथ फेरने लगी। मालिनी देवी के इतना बोलते ही रौनक ने न दाएं देखा न बाएं, सीधा कुर्सी लेकर आकाश को उस कुर्सी पर जबरदस्ती बिठा दिया। जिस आकाश का कुछ ही देर पहले उसने गिरेबान पकड़ा था, पैसों के आते ही अब रौनक उसी आकाश की चापलूसी में लग गया और आकाश की तरफ झुकते हुए बोला, जीजू आपके लिए क्या लेकर आऊं? चाय, कॉफी, कुछ सॉफ्ट या हार्ड ड्रिंक? इतना बोलते हुए रौनक अपनी आंख मारते हुए आकाश से ऐसे बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आकाश कियारा के परिवार को देखकर मन ही मन सोचने लगा, कैसे लोग हैं ये? अगर रंग बदलने का कंपटीशन हो जाए तो ये लोग गिरगिट को भी मात दे दें। ये सब सोचते हुए आकाश बिना कुछ बोले चुपचाप कियारा की तरफ देखे जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि कैसे उसे ये सब पिछले 4 सालों में दिखाई नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि किसी ने उसे बताया नहीं था। आकाश के करीबी दोस्तों ने कई बार उसे कियारा के बारे में बताने की कोशिश की थी, मगर आकाश कियारा के प्यार में पागल हो चुका था। आकाश को पहले कभी नहीं समझ आया कि कियारा उससे प्यार नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती थी। पिछले दिनों में भी कियारा और मालिनी देवी की शादी को लेकर जो भी कोई मांगे थी उसे पूरा करने के लिए आकाश ने क्या नहीं किया था, मगर फिर भी आज शादी के दिन बात पैसों पे ही आकर अटक गई थी। ये सब सोचते हुए आकाश मन ही मन अपने आप को कोसे जा रहा था। कियारा भी अपनी जगह पर खड़ी आकाश की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि अब जब आकाश को उसके बारे में सब पता चल गया है तो कहीं वो उससे शादी करने के लिए मना न कर दे। तब वो आकाश की तरफ जाते हुए बोली, मुझे पता था आकाश, तुम पैसों का इंतजाम कुछ भी करके कर ही लोगे। आखिर हमारा प्यार इतना भी कमजोर नहीं है। इतना कहते हुए कियारा बिलखते हुए रोने लगी। जैसे ही मालिनी देवी ने आकाश की पगड़ी बांधना खत्म की और तभी आकाश अचानक कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और बोला, अच्छा हुआ कियारा, तुमने याद दिला दिया। चलिए सासू माँ, हम बैंक चलते हैं। मुझे आपको वो 50 लाख रुपए भी तो देने हैं ना। तब आकाश की बात को काटते हुए मालिनी देवी बोली, क्या जमाई बाबू, ये क्या बोल रहे हैं? पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? पहले चलिए हम मैरिज हॉल चलते हैं, पैसों का हिसाब तो जिंदगी भर होता रहेगा। और इतना बोलते हुए मालिनी देवी अपने बालों को ठीक करने लगी और कियारा से कहा, क्यों बेबी, जरा जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर लो। ऐसा रुआसा चेहरा लेकर तुम शादी करोगी क्या? भूलो मत, तुम ओबरॉय खानदान की बहू बनने वाली हो। जाओ अपना मेकअप ठीक करके जल्दी आओ। कियारा अपनी माँ की बात को मानते हुए तुरंत वहाँ से अपने रूम में चली गई। तब तक रौनक का मिजाज भी थोड़ा नरम पड़ चुका था और वो अपने होने वाले जीजा जी के आगे पीछे घूम रहा था। अचानक से
सबके बदले हुए तेवर देखकर आकाश के मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही कियारा अपने कमरे से वापस बाहर आई, आकाश कियारा की तरफ देखते हुए बोला, कियारा, आज हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी और आज जो होगा उसे तुम कभी भूल नहीं पाओगी। बस इतना कहकर वो कियारा का हाथ पकड़ते हुए उसे घर के बाहर लेकर आ गया और मैरिज हॉल की तरफ जाने गाड़ी में बैठने लगा। उन दोनों के साथ बाकी लोग भी गाड़ी में बैठने लगे। तभी गाड़ी में बैठते हुए मालिनी देवी एक बार फिर अपनी चापलूसी भरी आवाज में आकाश से बोली, मैं क्या कह रही थी जमाई राजा, अब आप बड़े आदमी बन चुके हैं, तो क्या अब भी मेरी बेटी को आप ऐसी छोटी सी गाड़ी में घुमाओगे? मैं तो कहती हूँ शादी के हॉल पर जाने के लिए पहले हम एक अच्छी सी गाड़ी खरीद लेते हैं। मालिनी देवी की ये बात सुनकर कियारा उनको चुप कराते हुए बोली, ये क्या कुछ भी बोले जा रही हो मम्मी, अभी गाड़ी इम्पोर्टेंट है कि शादी? अभी चुप बैठो तुम। तब आकाश बोला, कियारा ऐसे बात मत करो मम्मी जी से, वो भी कुछ गलत थोड़े ही ना कह रही हैं, उन्हें भी चिंता है तुम्हारी। और इतना कहते हुए आकाश मालिनी देवी से कहता है, आप चिंता ना करें मम्मी जी, शादी खत्म होते ही हम एक बेहतरीन गाड़ी खरीद लेंगे। ये सुनकर फिर से मालिनी देवी बोल पड़ी, मैं कहती थी ना, मेरा जमाई कोहिनूर का हीरा है। थोड़ी ही देर बाद वो सभी लोग मैरिज हॉल पहुंच गए और जैसे ही आकाश गाड़ी से उतरा, उसने अपने बचपन के दोस्त सागर को वहां उनका इंतजार करते हुए गेट पर ही पाया। आकाश को देखकर सागर तुरंत आकाश के पास आ गया और बोला, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई, सब ठीक है ना? तब सागर को जवाब देते हुए आकाश बोला, अभी तक तो ठीक नहीं था, लेकिन चल आजा, अब हम दोनों मिलकर सब ठीक करते हैं। ये सुनकर सागर को आकाश का बर्ताव और बातें दोनों अजीब लगी, पर वो चुपचाप बिना कुछ बोले आकाश के पीछे चल दिया। मैरिज हॉल में पहुंचते ही मालिनी देवी मुस्कुराते हुए आकाश से बोली, दामाद जी आप जाकर शादी के मंडप पर बैठिए, मैं कियारा को लेकर थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर वो कियारा और रौनक को अपने साथ एक अलग कमरे में ले गई। यहाँ कमरे में पहुंचते ही कियारा बोली, मम्मी तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? जो नाटक घर पे हुआ था उसकी वजह से आकाश कभी भी अपना फैसला बदल सकता है। जिसका जवाब देते हुए मालिनी देवी बोली, आकाश तेरे पीछे लट्टू है कियारा, इतने सालों में जिस बेवकूफ को हमारी चाल समझ नहीं आई, वो शादी के दिन क्या समझेगा? तू बस आकाश को अपने प्यार के जाल में फंसा के रख और हम इससे पैसे लेते रहेंगे। इतना बोल मालिनी देवी और रौनक हंसने लगे। बहना तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि घर पे ये सब होने के बावजूद भी आकाश हमें शादी के हॉल पर खुद लेकर आया है। इससे साबित होता है कि वो तेरे प्यार में पागल है और तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। रौनक हंसते हुए बोला। कियारा किसी वजह से बहुत व्याकुल नजर आ रही थी कि तभी मालिनी देवी उससे बोली, कियारा अपने होने वाले पति से बोल कि हमारे लिए यहाँ थोड़े स्टार्टर्स और ड्रिंक्स भिजवाए। सुबह से जो नाटक चल रहा है उससे अब मैं थक चुकी हूँ। इतना बोलते हुए मालिनी देवी वहाँ पड़े बेड पे लेट गई। मालिनी देवी के इतना बोलते ही कियारा एकदम चिढ़ गई और बोली, पैसे पैसे पैसे, आप दोनों को कुछ और दिखाई ही नहीं देता। मुझे आकाश ओबरॉय को बेच रहे हो तुम दोनों या शादी करवा रहे हो? कियारा तुम पागल हो गई हो क्या? ये ऐशो आराम की जिंदगी जिससे तुम इतने महंगे कपड़े और मेकअप लेती हो वो आकाश के बिना मुमकिन नहीं है। आकाश ओबरॉय हमारी सोने की मुर्गी है कियारा, जब तक वो है तब तक हमें सोने के अंडे मिलते रहेंगे, समझी? कियारा को समझाते हुए मालिनी देवी तुरंत गुस्से भरी आवाज में कियारा से बोली। मालिनी देवी ने रौनक की तरफ अपना चेहरा किया और बोली, रौनक तुम जाओ और स्टार्टर्स और ड्रिंक्स का इंतजाम करो। कियारा अभी भी वहीं खड़ी थी। तभी अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया और बिना कुछ बोले वो तुरंत कमरे से बाहर चली गई। दूसरी तरफ आकाश कियारा से कुछ बात करने के लिए उसके कमरे की ओर आ रहा था और तभी उसने कियारा को ऐसे हड़बड़ी में बाहर निकलते हुए देखा। कियारा का बर्ताव देखकर आकाश को बहुत अजीब लगा। कियारा को ऐसे छुपते छुपाते वहां से बाहर जाते देख आकाश को कुछ शक हुआ और उसने कियारा का पीछा किया। कियारा उस कमरे से निकलकर तुरंत सीढ़ियों से होते हुए छत पर चली गई और उसे इस तरह छत पर जाते हुए देख आकाश ने सोचा, कियारा मैरिज हॉल की छत पर क्यों जा रही है? उसे वहाँ क्या काम हो सकता है? आकाश ने बिना कियारा को पता चले उसका पीछा किया और दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर चला गया।
वहाँ पहुंचकर आकाश को कुछ देर तक कियारा कहीं दिखाई नहीं दी और वो खुद से बुदबुदाया, कियारा को मैरिज हॉल की छत पर क्या काम हो सकता है, और वो अब अचानक कहाँ गायब हो गई, अभी तो यहीं थी। आकाश ये बोल ही रहा था कि तभी उसे कियारा का दुपट्टा दिखा। आकाश जैसे ही कियारा की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि कियारा अकेली नहीं है। कियारा को अकेले ना पाकर आकाश चौंक गया। उसने देखा कि कियारा के साथ कोई आदमी है। स्तब्ध आकाश वहीं खड़ा हो गया। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि कियारा ने उस आदमी का हाथ पकड़ा हुआ है और वो असामान्य तरीके से उस आदमी से नजदीकी बढ़ाए खड़ी है। ये देखकर आकाश का दिल बैठ गया। अभी वो सुबह हुए तमाशे से ऊपर नहीं उठा था कि अब ये। आकाश के मन में एक ही चीज चल रही थी। सुबह हुए पैसों के तमाशे के बाद मुझे लगा था कि शायद कियारा को पैसों से नहीं, मुझसे मतलब है, पर ये, इस सब को मैं कैसे अनदेखा करूं? कियारा मुझे धोखा दे रही है। आकाश का सर घूमने लगा और तभी उसने सोचा, मुझे कियारा को रंगे हाथ ही पकड़ना होगा। अब मैं कमजोर नहीं हो सकता। इतना सोचकर आकाश ने उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश की, पर वो आदमी एक दीवार के पीछे खड़ा हुआ था। वो सिर्फ उसका हाथ देख पा रहा था, जिसका हाथ कियारा के हाथ में था। आकाश के थोड़ी कोशिश करने पर उसे दिखाई दिया कि जिस हाथ से कियारा ने उस आदमी का हाथ पकड़ा हुआ है, उसी हाथ में उस आदमी ने एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। वो ब्रेसलेट देख आकाश तुरंत बोला, ये ब्रेसलेट तो मैंने कहीं देखा है। मगर खुद के दिमाग पर जोर डालने पर भी आकाश को याद नहीं आता कि उसने उस ब्रेसलेट को कहाँ देखा है। आकाश ने सुनने की कोशिश की कि कियारा और वो आदमी क्या बात कर रहे थे, पर दूर होने की वजह से आकाश कुछ सुन नहीं पा रहा था। तभी अचानक कियारा का फोन बजा और आकाश ने देखा कि कियारा फोन बजने से एकदम घबरा गई। कियारा उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाते हुए जिस रास्ते से आई थी, उसी रास्ते से वापस भागकर चली गई। आक्रोश से भरे हुए आकाश ने सोचा, कियारा को मुझे सब जवाब देने होंगे। आखिर ये सब क्या है? पर तभी उसे विचार आया कि पहले वो देखे कि ये आदमी कौन है, और आकाश तुरंत छत के दरवाजे के पीछे छुप गया। जैसे ही कियारा वहां से चली गई, तुरंत आकाश उस आदमी को पकड़ने उस जगह पर पहुंचा जहां पर कियारा खड़ी थी। वहां जाते ही वो बोल पड़ा, अरे कहाँ गया वो आदमी? एक ही सेकंड में हाथ से निकल गया। तभी आकाश को वहाँ एक और दरवाजा दिखा। इसी दरवाजे से चला गया वो शायद। एक काम करता हूँ, देखता हूँ कहाँ जाता है ये रास्ता, शायद कोई क्लू मिल जाए। इतना बोलते ही जैसे ही आकाश दरवाजे से नीचे गया, वो चौंक गया। अरे ये रास्ता तो मैरिज हॉल पे आकर खत्म हुआ। मैरिज हॉल पहुँचते ही आकाश ने जो देखा, वो देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिर कौन था कियारा के साथ? क्या आकाश जान पाएगा कियारा की सच्चाई? जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। उस अनजान आदमी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए आकाश जैसे ही दूसरे दरवाजे से नीचे आया, वो सीढ़ियां सीधे मैरिज हॉल पर आकर खत्म हुई और वहीं पर सारे मेहमान थे। आकाश वहाँ खड़े खड़े अपने आप को बेवकूफ महसूस करते हुए सोचने लगा, इतने सारे लोगों में तू उस आदमी को कैसे ढूंढेगा आकाश? मैरिज हॉल में खड़े इतने मेहमानों में आकाश के लिए उस अनजान आदमी को ढूंढना जैसे नामुमकिन हो गया था। मगर ये बात पक्की है कि उस आदमी ने जो ब्रेसलेट पहना है वो बहुत ही जाना पहचाना है और मैं उस आदमी का पता लगा कर रहूंगा। आकाश अपने आप में ही बुदबुदाया। उसी वक्त कियारा को ढूंढते हुए मालिनी देवी वहां पहुंची और आकाश को देखकर बोली, अरे जमाई बाबू, आप यहाँ क्यों खड़े हो? कियारा भी नहीं मिल रही, मैं कब से उसे फोन कर रही हूँ। और हंसती हुई वो एक बार फिर अपनी चापलूसी भरी आवाज में बोली, अरे अब तो आप दोनों की शादी होने वाली है। अगर आप और कियारा वापस छुप छुप कर मिल रहे हैं तो उसकी अब क्या जरूरत है। चलो अब जल्दी मंडप में आ जाओ, फिर आप दोनों को ऐसे छुप छुप कर मिलना नहीं पड़ेगा। मालिनी देवी की बातें सुनकर आकाश समझ गया कि कियारा के इस राज से शायद मालिनी देवी भी अनजान है। मगर आकाश की आंखें अभी भी मेहमानों में उस अनजान आदमी को ढूंढ रही थी। पर फिर भी वो मालिनी देवी की बात का जवाब देते हुए कटाक्ष में बोला, छुपने छुपाने का शौक तो कियारा को ही है, ना जाने क्या क्या राज छुपा कर रखे हैं उसने। इस बात पर मालिनी देवी कुछ बोल पाती, इससे पहले आकाश मालिनी देवी की तरफ देखकर अपनी बात बदलते हुए बोला, अरे आप तो जानती है ना मम्मी जी,
कि कियारा को सरप्राइज देने में कितना मजा आता है। और वैसे भी आज सुबह से आप सबने मुझे इतने सरप्राइजेस दिए हैं कि अब मेरी बारी है आपको एक बड़ा सरप्राइज देने की। इतना बोलकर आकाश मालिनी देवी को उनके कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, ज्यादा सोचिए मत मम्मी जी, जाइए कियारा आ गई होगी, मेरी दुल्हन को सजा सवार कर ले आइए। इतना बोलकर आकाश सीधा मैरिज हॉल के अंदर चला गया। यहाँ मालिनी देवी भी कमरे में आते ही कियारा को वहीं पाकर उसे डांटते हुए बोली, ये क्या तमाशा लगा रखा है कियारा, समझाया है ना मैंने तुम्हें, ऐसे अचानक कभी भी गायब हो जाती हो। इतने फोन किए तुम्हें, कहाँ थी तुम? कियारा मालिनी देवी की एक भी बात का जवाब ना देते हुए बोली, मम्मी आकाश अपना मन बदल ले, उससे पहले चलो जल्दी से शादी का ड्रामा खत्म करते हैं। इससे पहले कि मालिनी देवी कियारा की बात का जवाब देती, रौनक वहां बैंड बाजा और डोली लेकर आ गया। यहाँ आकाश मैरिज हॉल में आते ही मंडप की ओर गया और सीधे स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोला, आज हमारी यानी आकाश और कियारा की शादी है। लगभग 4 सालों से साथ हैं हम, और हम दोनों में से किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम दोनों कभी शादी भी करेंगे। आकाश इतना बोलते ही कुछ पलों के लिए रुक गया और फिर अपने विचारों को शब्दों में ढालते हुए वो आगे बोला, पर यह भी सच है कि जैसे मैंने और कियारा ने अपने प्यार को समझा और आगे बढ़ने का फैसला लेते हुए शादी का डिसीजन लिया, उसके बाद हमने एक बार भी कुछ और नहीं सोचा। पिछले 2.5 सालों से मैं और कियारा आज के दिन का यानी हमारी शादी के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेहमानों में खड़ा हर एक इंसान आकाश की बातें बड़े प्यार से सुन रहा था। उसी वक्त सागर स्टेज पे आया और आकाश के पीछे खड़ा हो गया। वो अपने बचपन के दोस्त को भली भांति जानता था। भले सबको ये लगे कि आकाश प्यार भरी बातें कर रहा था, पर सागर को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आकाश की जुबान कुछ और बोल रही थी और उसकी आंखें कुछ और बयां कर रही थी। सागर जब ये सोच रहा था, तब तक आकाश ने अपनी बातों से वहां मौजूद सभी मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अपनी बात को खत्म करते हुए आकाश बोला, हमने ना इस शादी के लिए ना जाने कितनी तैयारियां की थी, और आज फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम दोनों एक होने वाले हैं। आज हमारी शादी में पधार कर आप सबने हमारे प्यार को सराहा है। मैं आप सबका कितना आभारी हूँ वो मैं बता नहीं सकता, मगर आज ये शादी नहीं हो सकती। आकाश के इतना बोलते ही पूरे मैरिज हॉल का माहौल बदल गया। जिन लोगों को कुछ ही पलों पहले आकाश की बातों पे प्यार आ रहा था, वो अपना मुंह खोले वहां हैरान खड़े थे। मैरिज हॉल में मौजूद एक भी इंसान न हिल रहा था और न ही कुछ बोल रहा था। तभी आकाश अपनी बातों को खत्म करते हुए बोला, आप सब अपना वक्त निकाल कर हमें यहाँ आशीर्वाद देने आए, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप सब प्लीज खाना खाकर ही जाइएगा। आकाश के इतना बोलते ही मेहमानों में से एक आदमी बोला, ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? वो आदमी के इतना बोलते ही रौनक और मालिनी देवी कियारा को डोली में बैठाकर ढोल नगाड़ों के साथ मैरिज हॉल के अंदर आ गई। कियारा अपने दुल्हन के लिबास में नजरें झुकाए डोली में बैठी हुई थी और मालिनी देवी और रौनक बिना आसपास देखे बस नाचे जा रहे थे। आकाश के शादी तोड़ने के कुछ ही पलों के बाद कियारा को ऐसे डोली में आता देख वहां खड़े सबको अंदाजा हो चुका था कि कियारा और उसके परिवार को आकाश के अनाउंसमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर मालिनी देवी को यह समाचार कैसे दिया जाए। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, मालिनी देवी, शादी टूट चुकी है ना? अब क्या यहाँ पर आप अपनी बेइज्जती करवाने आई हैं? उस आदमी के चिल्लाने के बाद भी ढोल नगाड़ों की आवाज में मालिनी देवी कुछ सुन नहीं पाई और उनका ध्यान आसपास नहीं गया। उन्हें उस आदमी की आवाज सुनाई नहीं दी। तभी मेहमानों में से एक औरत मालिनी देवी के पास आई और उन्हें रोकते हुए उनके कानों में उनके मैरिज हॉल में आने से पहले आकाश के द्वारा की गई अनाउंसमेंट के बारे में बताया। उस महिला की बात सुनकर मालिनी देवी को जैसे सांप सूंघ गया और वो वहीं की वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। थोड़े पलों के लिए मालिनी देवी कुछ नहीं बोली। उन्हें कुछ ही देर पहले आकाश के बोले हुए शब्द अचानक समझ आने लगे और उनकी आंखों में से
जैसे ज्वाला निकलने लगी। मालिनी देवी ने बिना कुछ बोले अपना एक हाथ ऊपर करते हुए ढोल वाले को ढोल बजाने से रोक दिया और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आकाश ओबरॉय, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। किसने तुम्हें ये हक दिया कि तुम मेरी कियारा को ऐसे मंडप में छोड़ दो? और क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से कि शादी नहीं हो रही है? अपनी माँ की बात सुनकर कियारा जरा भी चौंकी नहीं। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। वो बिना कुछ बोले मन ही मन सोचने लगी, मुझे पता था कि चाहे घर से निकलते वक्त आकाश भले ही एकदम ठीक से बर्ताव कर रहा था, मगर मैंने आकाश को पिछले 4 सालों में बहुत करीब से जाना है। मुझे पता था कि यही होगा। मम्मी और रौनक को मैंने समझाया था कि ये वक्त नहीं है पैसे मांगने का, मगर पैसों के लालच ने इन दोनों को न सिर्फ अंधा बना दिया है बल्कि बहरा भी बना दिया है। इतना सोचते हुए कियारा की आंखों से आंसू टपकने लगे। आक्रोश में आई मालिनी देवी अपने आसपास खड़े लोगों को देखकर मन ही मन सोचती है, अगर मैंने आकाश से अभी झगड़ा किया तो मुझे इन लोगों से कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी। और बस इतना सोचते ही एक पल में मालिनी देवी ने खुद को संभालते हुए तुरंत रुआंसा चेहरा बनाते हुए अपने आप पर संतुलन बना लिया। मालिनी देवी बिना वक्त गवाए वहीं पर बैठकर अपनी छाती पीटने लगी और बोली, हाय राम, मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। 4 साल घुमाया इसने मेरी भोली भाली कियारा को और आज शादी से मुकर गया। कौन ब्याह करेगा अब इस अभागी से? मैं तो बर्बाद हो गई। हाय। मालिनी देवी वहाँ से खड़ी होकर कियारा के पास जाकर उसका सर अपने कंधे पर रखते हुए बोली, नहीं कियारा, तू रो मत। तेरी माँ मालिनी देवी अभी जिंदा है। मैं तुझ पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। आकाश स्टेज पर खड़ा मालिनी देवी का नाटक देखे जा रहा था। तब मालिनी देवी ने रौनक को कुछ इशारा किया और रौनक आकाश के पास आते हुए आकाश को ललकारते हुए बोला, आकाश ओबरॉय, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। मैं तुम्हें मेरी बहन से शादी का झूठा वादा करने के जुर्म में कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। तब मालिनी देवी रौनक को चुप कराते हुए बोली, चुप हो जा रौनक, कोई कोर्ट कचहरी मेरी कियारा के मासूम दिल को इंसाफ नहीं दिला सकती। अब तो बस इसके नसीब में ऐसे ही जीना लिखा है। और तब स्टेज पर खड़े आकाश को देखते हुए मालिनी देवी भागती हुई स्टेज की तरफ जाकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, शादी नहीं हो रही है से मतलब क्या है आपका जमाई बाबू? ये यहाँ क्या हो रहा है? आप ऐसे शादी के मंडप में मेरी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकते। हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो बताइए, पर शादी मत तोड़िए। अपने झूठे आंसुओं को पोंछते हुए मालिनी देवी फिर से बोली, जमाई बाबू, अभी अभी तो आप हमें यहाँ तक लेकर आए थे। अगर हमें मालूम होता कि हमारी बेइज्जती करने वाले हैं आप और कियारा को शादी के मंडप में यूं ही छोड़ देने वाले हैं, तो हमें रास्ते में ही किसी कुएं में धकेल देते। आखिर मेरी बेटी इस बदनामी से तो बच जाती। इतना बोलते ही वो आकाश के पैरों के पास अपना सर झुकाकर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। इन सब के बीच रौनक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वहीं खड़े सोच रहा था, अरे ये सब क्या हो रहा है? ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं। अब मैं क्या करूं? और वो चुपचाप मालिनी देवी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। आकाश ने झुकते हुए मालिनी देवी को बताया, मम्मी जी, ये सब तो आपको 50 लाख रुपए मांगने से पहले सोचना चाहिए था। आकाश की बातें सुनकर वहाँ खड़े मेहमानों के बीच भी अब थोड़ी हलचल होने लगी। कमी आपसे नहीं, कमी तो मुझसे रह गई थी कि इतना खर्च करने के बावजूद और कियारा को 4 साल इतने प्यार से रखने के बाद भी मेरे प्यार को आपने सिर्फ पैसों में तोला। आपने शादी के कुछ घंटे पहले मुझसे 50 लाख जैसी बड़ी कीमत मांगी और ना देने पर मुझसे भिखारियों जैसा बर्ताव किया। आप और एक्सपेक्ट भी क्या कर रही थी मालिनी देवी? आकाश के इतना बोलते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। मालिनी देवी अभी भी आकाश के पैरों के पास अपना सर झुकाए रोए जा रही थी, मगर आकाश को वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आकाश ने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और उसकी स्क्रीन पर फटाफट अपनी उंगलियां घुमाते हुए कुछ करने लगा। तभी सागर ने आकाश का हाथ पकड़ते हुए उसे पीछे खींचा और उसके कानों में बोला, आकाश, तू पागल हो गया है क्या? ये क्या ड्रामा लगा रखा है? शादी के मंडप में आकर ये सब करने का क्या मतलब है? तब आकाश बिना पूरा पीछे मुड़ते हुए सागर के कानों में बोला, तू इन सब की चिंता मत कर, बस प्लीज मेरा एक काम कर दे।
मैं तेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ। कियारा के परिवार और सारे मेहमानों को संभाल। खाना पीना और मैरिज हॉल के जो पैसे देने हो वो तू सब देख ले, मुझे अभी जाना होगा। आकाश की बात सुनकर सागर हैरान रह गया। शादी के वक्त ये सब, और उसे ये भी पता था कि आकाश के बैंक अकाउंट में 20-30 हजार से ज्यादा पैसे नहीं थे। फिर ये 10 लाख कहाँ से आ गए? अभी सागर ये सोच ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आया। जैसे ही सागर ने उस मैसेज को देखा तो उसे पता चला कि आकाश ने हकीकत में उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। आकाश को अब वहाँ पर हो रहे मालिनी देवी के ड्रामा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अपने पैरों के पास रो रही मालिनी देवी को हटाते हुए तुरंत स्टेज से उतरते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगा। पूरे हॉल में खड़े हर एक इंसान की आंखें आकाश पर थी और सबके मुंह हैरानी से सिले हुए थे। मगर शादी तोड़कर आकाश वहां से चला गया। कैसे जवाब देगी मालिनी देवी अपनी बेइज्जती का? क्या आकाश ढूंढ पाएगा उस आदमी को? जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के